Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट एक्सरसाइज के ऊपर। और इस चैप्टर के अंदर से मैंने जो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको ड्यूरिंग टॉपिक्स अगर हमारा कवर नहीं हुआ है या थोड़ा सा उसमें चीजें एक्स्ट्रा है तो फिर उनको मैंने यहाँ पे किया है। बाकी तमाम के तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तकरीबन हमारे नोट्स के अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखें और नोट्स में जाके जरा देखें तो आपको वहां से चीजें आसानी से मिल जाएगी। तो एमसीक्यूज को मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करने के लिए सारे एमसीक्यूज मैंने लिख दिया है और इन्हीं एमसीक्यूज को हम डिटेल में देखेंगे और एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शंस को हम एलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, दैट इज हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सबसे पहला हमारा। ठीक है, एमसीक्यूज है। इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वाज प्रोपोज्ड बाय एंटोनी लेवाइजर डिस्कस किया था। अगर आपको वो टॉपिक अगर याद है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वहां से उसको जरा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या सिग्निफिकेंस है और केमिस्ट जो है वो किस तरह से अपने रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, तो यही बताया हुआ है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो जो अल्फा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, अल्फा ऑप्शन है बेटा, मास इज क्रिएटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब जाहिर बात है, देखिए डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो हमने ये बात पढ़ी थी कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे क्रिएट वाला मामला भी नहीं होगा और बीटा ऑप्शन में मास इज डिस्ट्रॉयड ये भी नहीं हो सकता। और चार्ली ऑप्शन है mass remain constant during chemical reaction, yes this is the correct option। और आखिरी वाला mass can be converted into energy, नहीं, ये वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, the correct option is, your correct answer it would be क्या होगा बेटा, C option, that is क्या है, mass remain कांस्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और हमने इसको प्रूव भी किया था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के जरिए भी इसको हमने प्रूव भी किया था। तो ये इसका आंसर है बेटा, mass remain constant during a chemical reaction। मतलब हम कह सकते हैं कि mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction but it only change from one form to the another form। हमने ये बात पढ़ी हुई थी। तो पहले का ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा हो गया, सही हो गया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आप अपने बुक से उसको मार्क भी कर लीजिएगा। तो ये पहला आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डज द पीयर रिव्यू प्रोसेस इंश्योर इन द साइंटिफिक रिसर्च। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने पीयर रिव्यू पढ़ा था। ठीक है, और पीयर रिव्यू में क्या था बेटा कि ये किसी भी जो नॉलेज है या जो इंफॉर्मेशन है या जो काम होती है साइंटिफिक वर्क की, वो पब्लिश होने से पहले जब उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा, कोई एक्सपर्ट क्या करता है, उसको रिव्यू करता है, उसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं और उसमें कोई खामी, कोई चीज रह गई हो या कोई पार्ट अगर उसमें मिसिंग हो तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो पीयर रिव्यू है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर क्या इंश्योर करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फास्टर पब्लिकेशन, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग, हाँ ये ठीक है। हायर फंडिंग, ये भी नहीं हो सकता। रिड्यूस एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, दैट इज द ऑप्शन बी, विच इज द एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। ठीक है, हमें जो साइंटिफिक वर्क की एक्यूरेसी को बताती है और इसकी वैलिडिटी को हमें बताती है क्या, ये पीयर रिव्यू। तीसरा क्वेश्चन है, which of the following was an 18th century chemical paradigms। ठीक है, अच्छा इसमें भी और कमेंट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी में जो केमिकल पैराडाइम्स था वो कौन सा था। एटॉमिक थ्योरी थी, वो तो नहीं था बेटा। हाँ, फिलोजिस्टोन थ्योरी है, ये ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं है, पीरियोडिक टेबल भी नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है ना बेटा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। फिलोजिस्टोन थ्योरी वाज द थ्योरी that was presented in the 18th century। 18th century means 1700 में ये दिया हुआ था। हमने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है, फिलोजिस्टोन थ्योरी, और हमने ये बात भी पढ़ी थी। फिलोजिस्टोन थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन क्या करती है, ये एक्सप्लेन करती है अबाउट द कंबशन फिनोमेना एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इन दोनों फिनोमेना को फिलोजिस्टोन थ्योरी एक्सप्लेन करती है। लेटर ऑन इसको रिजेक्ट किया था एंटोनी लेवाइजर ने ही। ठीक है, जब इसने केमिकल रिएक्शंस बेस पे रस्टिंग ऑफ आयरन और
यू कैन से कंबशन को एक्सप्लेन किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए। तो फिलोजेस्टोन थ्योरी बेसिकली क्या था बेटा, 18th सेंचुरी की थ्योरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ऑर्गेनाइज। जो पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स की, वो किस बेस पे हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो एलिमेंट बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर, यस ये ठीक है। एलिमेंट्स बाय कलर, ये भी ठीक नहीं है। एलिमेंट्स बाय डिस्कवरी डेट, ये भी ठीक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन, दैट इज एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने ये बात पढ़ी थी बेटा मॉसले एटॉमिक मॉडल में, सॉरी मॉसले जो पीरियोडिक टेबल में हमने बात पढ़ी थी कि एटॉमिक मास की बुनियाद पे किया हुआ था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था। लेकिन मॉसले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किस बेस पे किया था, एटॉमिक नंबर के बेस पे किया था। एटॉमिक नंबर एंड प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा अगला है बेटा, व्हाट डज अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल मींस इन द साइंटिफिक रिपोर्टिंग। किसी भी साइंटिफिक रिपोर्टिंग के अंदर 95% कॉन्फिडेंस लेवल का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि 5% जो है वो काम क्या हुआ, बाकी जो है इनकरेक्ट हुआ। 95% काम ठीक है, बाकी जो है 5% वाला वो क्या होगा, गलत होगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमें ये चीज देख रहा होता है कि कितना परसेंट काम इसमें रैंडम है, कितना परसेंट काम में अनसर्टेनिटी है, ये बेसिकली हमें देखना होता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है रिजल्ट्स आर 95% एक्यूरेट, ये इसमें एग्जैक्ट उसका नहीं आएगा, आंसर नहीं होगा ये। देयर इज अ 5% चांस द रिजल्ट आर इनकरेक्ट, देखो ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसमें 5% चांस होता है कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सॉरी रिजल्ट जो है वो गलत होगा, 5% चांस क्या होगा, रिजल्ट गलत होगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और 95% जो काम होगा वो सही है, बाकी 5% जो हमारे काम की जो है इनएक्यूरेसी है या इनकरेक्ट है वो बताती है। 95% ऑफ साइंटिस्ट ये भी ठीक नहीं है, और 95% टाइम रिपीट हो रहा है ये भी ठीक नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, विच मॉडल ऑफ एटम इंक्लूड्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस। देखिए हमने जो मॉडर्न जो पैराडाइम्स पढ़ी थी या जिसमें मॉडल्स पढ़ा था हमने, हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ एन एटम के नाम से टॉपिक पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देख लीजिए, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ कि प्लम पुडिंग मॉडल्स को, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स को, बोहर एटॉमिक मॉडल और क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम्स को। तो वहां पे मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पहली दफा रदरफोर्ड ने दिया था, क्योंकि रदरफोर्ड की जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नतीजे में बेसिकली न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखिए प्लम पुडिंग वो भी नहीं है, रदरफोर्ड मॉडल करेक्ट ऑप्शन है, बोहर भी नहीं है और क्वांटम मॉडल भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बेटा, आंसर होगा बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और दिस करेक्ट ऑप्शन में रदरफोर्ड्स मॉडल ने बताया था सेंट्रल न्यूक्लियस के बारे में एटम के हवाले से। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डज रिपीटेबिलिटी इन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट रिफर टू। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रिफर टू, ठीक है। देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी बेटा, एक तो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये दो फिनोमेना है। रिपीटेबिलिटी में क्या होती है बेटा, रिपीटेबिलिटी में ये होती है कि आपने लैब सेम रखा होता है, ठीक है, आपने टूल सेम रखा होता है, साइंटिस्ट सेम होता है, ठीक है, और मेथड भी सेम होता है, लेकिन जो रिजल्ट होगा आपके एक्सपेरिमेंट का वो बार बार वही आ जाए, रिपीट हो जाए, तो उसको हम रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के अंदर रिपीटेबिलिटी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये है बेटा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ कि डिफरेंट रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशन, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो गलत है। दूसरा है सेम रिजल्ट्स अंडर द सेम कंडीशंस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। और अगला दिया हुआ डिफरेंट मेथड भी ठीक नहीं है, मल्टीपल पब्लिकेशंस ये भी सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्या है बेटा कि सेम रिजल्ट्स अंडर द सेम कंडीशंस, ठीक है, ये वाला जो फिनोमेना है, ये वाला जो प्रोसेस है वो सही होगा, किसके लिए, रिपीटेबिलिटी के लिए, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके बाद अगला उन्होंने इसका दूसरा दिया हुआ रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में क्या मतलब है इसका, व्हाट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एक्सपेरिमेंट है वो तो सेम है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है,
लेबोरेटरी चेंज करना है, लैब अलग होगा, बंदा जो काम कर रहा होगा साइंटिस्ट या केमिस्ट वो अलग होगा, टूल्स हमने अलग किया, मेथड्स भी अलग किया, लेकिन अगर रिजल्ट सेम आ जाए तो उसको कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी में यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ क्या क्या पहला है, डिफरेंट रिजल्ट्स अंडर द सेम कंडीशंस, ये तो नहीं हो सकता, सेम रिजल्ट्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ये ठीक है, रिजल्ट नॉट वेरीफाइड, ये भी ठीक नहीं है, रिपीटिशन बाय द सेम साइंटिस्ट, वो भी ठीक नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्या है बेटा, दैट इज सेम रिजल्ट्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ये वन ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे हम टिक करते हैं, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद 9 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट पैराडाइम रिप्लेस्ड फिलोजिस्टोन थ्योरी, जो फिलोजिस्टोन की थ्योरी थी ना बेटा, उसको कौन सा पैराडाइम ने रिप्लेस किया, तो जाहिर बात है बेटा एटॉमिक थ्योरी था। ठीक है, क्योंकि प्लम्बरिंग भी हमने पढ़ा, रदरफोर्ड भी, बोहर भी, क्वांटम मॉडल भी, तो ये जो एटम्स के हवाले से जो थ्योरी आया ना बेटा, एटॉमिक थ्योरी, इसने पैराडाइम को चेंज कर दिया जो फिलोजिस्टोन की थ्योरी थी। तो यहाँ पे इसमें देखते हैं, हाँ जी पहला ऑप्शन ही है एटॉमिक थ्योरी, दूसरा दिया हुआ थ्योरी ऑफ कंबशन, ये भी नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं है, पीरियोडिक टेबल भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए व्हिच इज नोन एज एटॉमिक थ्योरी, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इसके लिए आपने इसको टिक करना है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आखिरी एमसीक्यू से बेटा, व्हिच प्रॉपर्टी डज द पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू प्रेडिक्ट, कौन सी प्रॉपर्टी जो है हमें पीरियोडिक टेबल बताती है या प्रेडिक्शन करने में मदद देती है, तो उसमें पहला दिया हुआ है कि कलर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, हाँ ये ठीक है, वेट ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं होगा, डिस्कवरी डेट ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की प्रेडिक्शन हमें पीरियोडिक टेबल करती है, तो ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा, तो ये सारे एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस थे जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया साथ साथ, और साथ हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर तकरीबन सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हमने नोट्स के अंदर लेक्चर्स के दौरान डिस्कस किया हुआ सारा, आप एक काम करें कि क्वेश्चंस को पढ़े, ठीक है, और साथ में नोट्स को देखें, आप जो मैंने आपको करवाया हुआ लेक्चर्स को देखें, तो आपको वहां से इनके आंसर आसानी से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा, उसको मैंने यहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया है, वो है शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस इन द साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर एम्पेरिकल एविडेंस की क्या रोल है। अच्छा, एम्पेरिकल एविडेंस क्या होती है बेटा, ऐसा इंफॉर्मेशन होती है जो हमें डायरेक्ट कहां से मिले, ऑब्जर्वेशन से मिले, या हमें एक्सपेरिमेंट से मिले, या फिर हमें किसी भी मेजरमेंट से मिले, उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली एम्पेरिकल डेटा बोलते हैं। उसको क्या कहा जाता है, एम्पेरिकल डेटा क्या है, द इंफॉर्मेशन विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स और फ्रॉम मेजरमेंट्स इज टू बी नोन एज एम्पेरिकल डेटा। तो एम्पेरिकल डेटा की क्या रोल है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, तो मैंने यहाँ पे आंसर आसान करके लिखा हुआ है कि एम्पेरिकल एविडेंस क्या है बेटा, इज द इंफॉर्मेशन वी गेट बाय ऑब्जर्विंग और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मतलब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके या एक्सपेरिमेंट करके जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उसको हम एम्पेरिकल डेटा, एम्पेरिकल एविडेंस कहते हैं। इन साइंस ये क्या करते हैं बेटा, इट हेल्प्स टू प्रूव वेदर एन आइडिया इज राइट और रॉन्ग। ये जो एम्पेरिकल डेटा है ना बेटा, ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि हमारा जो काम है या आइडिया है, साइंटिफिक आइडिया है, वो सही है या गलत है। साइंटिस्ट क्या करते हैं बेटा, यूज दिस रियल डेटा टू सपोर्ट देयर रिसर्च सो अदर कैन ट्रस्ट द रिजल्ट। ठीक है, मतलब ये है कि देखिए ना, हमने अभी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज है बेटा, कि एम्पेरिकल जो एविडेंस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एम्पेरिकल evidence are the information that is directly obtained from कहां से बेटा, ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से, और एक्सपेरिमेंट से या फिर किससे बेटा, और मेजरमेंट से, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं।
तो ये बेसिकली एक साइंटिफिक आइडिया गलत है या सही है इसके बारे में बताती है। और यही जब मिसाल के तौर पर हमें एम्पिरिकल एविडेंस जब मिल जाती है किसी आइडिया का सही होने का, तो फिर क्या करते हैं बेटा कि वो जो आइडिया है वो फिर हमारे रिसर्च को क्या करते हैं या साइंटिस्ट की रिसर्च को क्या करती है, सपोर्ट करती है। और ताकि जो बाकी साइंटिस्ट है या बाकी जो केमिस्ट है वो क्या कर सके, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। तो ये था बेटा एम्पिरिकल एविडेंस के हवाले से, एम्पिरिकल एविडेंस की रोल इन इसमें बेटा साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। और इसमें बेसिकली एमसीक्यूज को मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे एमसीक्यूज को यहाँ पे किया कंप्लीट, और साथ में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो नहीं था वो मैंने किया। आगे भी जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमारा साथ साथ टॉपिक के अंदर कवर होगा ना, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चंस जो अगर टॉपिक से थोड़ा सा हट के है या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ज्यादा उससे थोड़ा सा डिफरेंट अगर आपको वहां पे मुझे क्वेश्चन मिले, तो मैं उन क्वेश्चंस को साथ साथ यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज के लेक्चर्स में। अदरवाइज उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आप क्वेश्चंस को पढ़ के आप टॉपिक्स में देखें, लेक्चर्स देखें, आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको तमाम आंसर मिल जाएंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मैटर, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।